and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. Good morning, everybody! ये एग्जाम्पल है दो लड़कों का जिनकी एज है 18 साल और दोनों का एक ही डिजायर है कि मेरे को एक BMW गाड़ी चाहिए। दोनों का यही है और अगले 10 साल के अंदर अंदर चाहिए। बस तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। जो पहला लड़का है उसने क्या किया, अपना एक गोल सेट किया। उसने एक अपनी डायरी में लिख दिया, पोस्टर्स ला करके उस गाड़ी के अपने घर में लगा दिए जगह जगह पर। 24 घंटे उस गाड़ी के बारे में सोचने लग गया कि ये गाड़ी मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। रोज रात को बैठ करके फील करता कि मेरे को गाड़ी मिल गई है, आवाजें निकालता, जू 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 ये वो, और करते करते ब्रेक मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक्चुअल में नहीं मिली है, इमेजिन कर रहा है, फील करने की कोशिश कर रहा है, उस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत बुक्स में लिखा हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बताया गया है। यस और नो? अब इसको करने से क्या हो रहा था? पहले उसकी सिर्फ एक विश थी, एक चाह थी कि हाँ मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उसका वो बर्निंग डिजायर बन गया। अब उसको गाड़ी हर हालत में चाहिए ही चाहिए अगले 10 साल में। अब आप में से कुछ लोग सोच लोगे, आप में से कितने लोगों ने मेरा इल्यूजन टू रियलिटी वाला सेशन देखा है? आप सोच लोगे यार आपने इल्यूजन टू रियलिटी में भी तो यही बात करी है और आप खुद ही उसके अगेंस्ट बोल रहे हो। लग रहा है कुछ लोगों को, लग रहा है ऐसा लग रहा है। देखो मैंने क्या कहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ एक पतली सी लाइन का फर्क होता है, इधर कुछ और इधर कुछ और। अगर आप ध्यान से मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे, आज तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको देखोगे, तो मैंने किस चीज के बारे में बात करी है? किसी चीज को हासिल करने के बारे में, गाड़ियों के बारे में, पैसे के बारे में, बंगले के बारे में, या किसी काम पे फोकस करने के बारे में? काम पे फोकस करने के बारे में, चीज के बारे में नहीं। मतलब इस टेक्निक में कोई कमी नहीं है। इस टेक्निक को यूज जो लोग कर रहे हैं 90% वो गलत तरीके से कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब दूसरे लड़के की बात करते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क था। दूसरा जो लड़का था उसका भी डिजायर था कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। बस एक छोटा सा फर्क था, उसने एक सवाल पूछ लिया अपने आप से। उसने एक सवाल पूछ लिया अपने आप से कि मुझे ये गाड़ी क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। अब ये काम ना बड़ा बोरिंग लगता है सुनने में कि यार क्यों चाहिए, ये सोचने की क्या जरूरत है, सीधा गाड़ी लो ना, शॉर्टकट, फटाफट। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने गलती नहीं करी, उसने पूछ लिया। और जब हम सवाल पूछते हैं तो क्या होता है? जवाब मिलता है, जवाब मिलता है। और उसको मिल गया। जवाब ये था कि मैं ये गाड़ी इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, इस पूरी दुनिया को ये प्रूव करना चाहता हूं कि मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो उसको जवाब मिल गया कि मैं ये इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूं। फिर उसने दोबारा सवाल किया कि क्यों, मैं क्यों अपने आसपास वालों को, इस पूरी दुनिया को ये प्रूव करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं? और फिर उसको एक जवाब मिला, क्योंकि मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं वो सब यही कर रहे हैं। उसने एक आखिरी सवाल पूछा और जब उसका जवाब मिला ना तो वो हिल गया, उसके सारे फंडे क्लियर हो गए। वो सवाल था कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसको जवाब मिला, सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे हैं। बस उसको समझ आ गया कि एक रेस लगी हुई है जहां पर सब भाग रहे हैं, कोई तेज भाग रहा है, कोई धीरे भाग रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो भाग क्यों रहे हैं। और जैसे ही उसको ये समझ आया, उसको ये जवाब मिला, तो उसको ये तो नहीं पता था कि मैं अब क्या करने वाला हूं, लेकिन उसको ये समझ आ गया कि मुझे क्या नहीं करना। उसने डिसाइड कर लिया उसी टाइम, उसी मोमेंट में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं बनना इस रैट रेस का हिस्सा, मुझे नहीं प्रूव करना किसी को कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए कोई गाड़ी वाड़ी। अब मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कहता है, जो मेरे अंदर की आवाज है। बाढ़ में गई दुनिया।
और जैसे ही उसको ये अंदर से उसकी आवाज आई कि मुझे ये चीज करनी है, तो वो जवाब उसके अंदर से ही निकल करके आ गया। और उसको जवाब मिला कि 3 साल पहले वो सबसे ज्यादा क्लोज इस पूरी दुनिया में अपने फादर के था, अपने पापा के। और दोनों का रिलेशन एक बाप बेटे का कम और एक दोस्त का ज्यादा था। उसके पापा की एक छोटी सी हैंडीक्राफ्ट की दुकान थी दिल्ली में, और वो क्या करते थे, छोटे छोटे गांव में जाते और जा करके वहां के कारीगरों से कुछ सामान लेकर के आते और अपनी दुकान में बेचते। ये उनका काम था। एक बार वो एक गांव में जा रहे थे तो उनका बेटा भी उनके साथ चला गया। ये लड़का उनके साथ चला गया क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही थी। और दोनों उस गांव में एक ढाबे पे बैठ करके, शाम का टाइम था, खाना खा रहे थे। खाते खाते एकदम से उसके फादर के यहाँ पे दर्द उठा, लेफ्ट साइड में दर्द होना शुरू हो गया। और उस लड़के ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, फटाफट से अपने फादर को लेकर के एक पास के हॉस्पिटल में चला गया। वहां जाकर के जो डॉक्टर्स थे उस गांव के हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि आप इनको जल्दी से जल्दी किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, टाइम नहीं है। लेकिन वो बड़ा हॉस्पिटल उस गांव से 3 घंटे की दूरी पे था। और जब वो वहां पहुंचा और उसको, उसके फादर को इमरजेंसी वार्ड में लेकर के गए, तब तक सब ठीक था। लेकिन उसके 10 मिनट बाद डॉक्टर्स आए और आकर के उन्होंने बोला, वी आर सॉरी, अगर आप 15 मिनट पहले आ जाते तो हम कुछ कर सकते थे। 15 मिनट पहले। अब जैसे ही इस लड़के के साथ ये हुआ था तो बिल्कुल सुन्न हो गया था, मुंह से एक वर्ड बाहर नहीं आ रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या सोचूं। उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, एकदम से हो गया, एकदम से हो गया। और उसके काफी देर बाद जाकर के, उसके 5-10 मिनट बाद जाकर के उसके अंदर से एक चीख निकली थी, एक अजीब सी बात निकली थी जो उसको उस टाइम पे नहीं समझ आई थी कि ये बड़े डॉक्टर्स बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स में ही क्यों होते हैं, छोटे छोटे गांव में क्यों नहीं होते। उस टाइम उसको नहीं समझ आया, आज समझ आ गया। उसको समझ आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, जिससे कि मैं एक डॉक्टर बनूं और जा करके छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में काम करूं, ना कि एक गाड़ी खरीदूं। और इस एक सवाल ने, एक वर्ड के सवाल ने, क्यों ने, उसकी पूरी पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। जहां एक तरफ उससे एक दिन में 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं होती थी, अब वो दिन में 12-12 घंटे पढ़ने लगा। उसके कुछ साल बाद वो एक हार्ट सर्जन बन गया और जा करके कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े डॉक्टर्स को असिस्ट करने के बाद में छोटे छोटे गांव में चला गया। ये थी उस दूसरे लड़के की कहानी। दस साल हो गए हैं, तब दोनों 18 साल के थे, आज दोनों 28 साल के हो चुके हैं। लेकिन क्या दोनों की लाइफ में थोड़ा बहुत फर्क होगा? एक बार देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या फर्क होगा। जो पहला लड़का था उसने इस लॉ को पूरे विश्वास के साथ प्रैक्टिस किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरे विश्वास के साथ कि ये काम करता है, करेगा करेगा, इतने लोग बोल रहे हैं गलत थोड़ी होंगे, पूरी दुनिया बोल रही है कि ये काम करता है। उसने किया, लेकिन फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है ना। उसको नहीं मिला, उसको वो गाड़ी नहीं मिली। क्या होगा उसके साथ में? क्या होगा? खुश रहेगा? टूट जाएगा, पागल हो जाएगा, बिखर जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। यह है एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि उसको BMW गाड़ी नहीं मिली लेकिन होंडा सिटी मिल गई। अब क्या होगा? खुश रहेगा? रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये गोल सेटिंग करके और ये सब करके उसने अपने डिजायर को बढ़ा लिया, अपने अंधविश्वास को इतना बढ़ा लिया कि अब उसको वो ही गाड़ी चाहिए और किसी गाड़ी से उसका काम ही नहीं चलने वाला। जबकि अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो एक 28 साल के लड़के के लिए जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, अपने पैसों की एक होंडा सिटी गाड़ी खरीदना भी बहुत बड़ी बात होती है, राइट? बहुत बड़ी बात होती है। अब तीसरी सिचुएशन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो 10 साल में एक चमत्कार हुआ, उसने कई तरह के काम करे और उसको BMW गाड़ी मिल गई। अब क्या होगा? खुश रहेगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा अपनी लाइफ से, बैठ जाएगा आराम से, हाँ, मिल गई, यही तो चाहिए था, मिल गया, हो गया काम, लाइफ बढ़िया हो जाएगी उसकी। उसका लालच और बढ़ जाएगा, उसका अंधविश्वास और बढ़ जाएगा। वो कहेगा कि अगर इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करके मुझे 10 साल में ये गाड़ी मिल सकती है तो अगले 5 साल में कितना बड़ा घर क्यों नहीं मिल सकता? यस और नो?
मतलब कि उसको सब कुछ मिल चुका होगा, लेकिन वो उसको छोड़ करके फ्यूचर के अंदर किसी और चीज को पकड़ लेगा। सब कुछ होने के बाद भी वो फ्यूचर में जिएगा और उसकी हालत बिल्कुल एक ऐसे खरगोश के जैसी हो जाएगी जिसके सर के सामने किसी ने डंडा लगा करके गाजर को टांग दिया। इमेजिन करो कैसा होगा वो खरगोश, जो उस गाजर को देख तो सकता है, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने है, उसको खाने के लिए भाग भी सकता है लेकिन कभी खा नहीं सकता, मरते दम तक सिर्फ भाग सकता है, खा नहीं सकता। क्योंकि उसकी जो खुशी है वो उस काम में नहीं है जो वो काम कर रहा है, किसी चीज में है, बाहर है, उसके अंदर नहीं है। अब देखते हैं दूसरे लड़के को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस दूसरे लड़के का क्या होगा। 10 साल हो गए, वो छोटे छोटे गांव में जा करके अपना काम कर रहा है और पहली सिचुएशन, उसको गाड़ी नहीं मिली। BMW गाड़ी उसको चाहिए थी 10 साल पहले, लेकिन आज नहीं मिली, तो क्या होगा? क्या होगा? खुश रहेगा। उसकी खुशी किसी गाड़ी में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, उसके काम में है। कल जो मिलने वाला है उसमें नहीं है, आज जो वो कर रहा है उसमें है। दूसरी सिचुएशन, उसको BMW नहीं मिली, होंडा सिटी मिल गई, तो क्या होगा? तो भी खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा, एब्सोल्युटली। उसने मांगी नहीं थी, फिर उसको मिल गई, बहुत खुश रहेगा। उसको BMW मिल गई तो क्या होगा? खुश रहेगा। लेकिन इस वजह से नहीं कि उसको ये गाड़ी मिल गई, इस वजह से क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसमें उसको खुशी मिल रही है। और एक सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है यहां पर इन दोनों के अंदर? सबसे बड़ा फर्क अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो दूसरा लड़का है, अगर इसको गाड़ी मिल गई, जो डॉक्टर है, और छिन गई 1 साल बाद, तो क्या होगा? तब भी खुश रहेगा। लेकिन जो पहला है उसका क्या होगा? अरे वो सिर्फ डर में जिएगा, वो सिर्फ डर में जिएगा। जो है उसको खोने का डर, जो मैं चाहता हूं उसके ना मिलने का डर, 24 घंटे सिर्फ डर। डर ही डर, सब कुछ होगा उसके पास में, लेकिन फिर भी अंदर से डरा हुआ होगा, यार कोई मेरी ये गाड़ी ले ना ले, अरे कोई इस पे स्क्रैच ना मार दे। स्क्रैच के पीछे मैं सुन रहा हूं आजकल मर्डर्स हो रहे हैं कि तूने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच कैसे मार दिया, ले धाड़, खत्म। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? उसकी जड़ क्या है? यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, यही है। अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है उसको एक लाइन में अगर इन दो के बीच का फर्क आपको बताऊं तो वो ये है, पहला आदमी बोल रहा है कि इस चीज को पाने के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, और दूसरा बोल रहा है इस काम को करने के लिए, ये जो मैं अभी कर रहा हूं, मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। एक की जिंदगी का मकसद है, जो पहला है, पाना, हासिल करना, उस चीज पे कब्जा करना किसी भी तरीके से, बस वो चीज मेरे हाथ में आ जाए। फिर चाहे इसके लिए उसको धर्म के रास्ते पे चलना पड़े या अधर्म के, वो चलेगा। उसको सही काम करना पड़े या गलत करना पड़े, वो करेगा। लेकिन दूसरा, उसके लिए अपने अंदर की आवाज को सुन करके, अपने अंदर की मतलब कि अपने दिल की आवाज को सुन करके किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। बस यही एक मकसद है उसकी जिंदगी का, अंदर की आवाज को सुनते जाओ, चलते जाओ, सुनते जाओ, चलते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और इस गलत फहमी में मत रहना कि जो पहला है उसको दूसरे से ज्यादा मिलेगा, ये सोचना भी मत। जो पहला है ना, उसको चाहे कितना भी मिल जाए, कितनी भी चीजें मिल जाए, कितना भी कुछ हो उसके पास में, लेकिन उसमें और एक भिखारी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दोनों का सिर्फ एक काम है, मांगना, मांगना। तो अगर
उसको मिला भी, पहले वाले को अगर मिला भी तो बस इतना ही मिलेगा जितना वो मांग सकता है या जहां तक वो सोच सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जो दूसरा है, उसको जिस दिन मिलना शुरू होगा ना, बिना कुछ मांगे, बिना मांगे, वो इतना होगा जितना वो खुद तो क्या इस पूरी दुनिया में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। और इसका जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। और जिस दिन आपने भी मेरी तरह इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, आपके आस पास में जो आपको चाहिए उससे बहुत ज्यादा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चला जाए, चला जाए, चला जाए, ये जाए, वो जाए, कुछ भी जाए, कोई डर नहीं है। और ये डर नाम की दीमक है ना, जो लोगों की आंखों में दिखती है, जो अंदर ही अंदर लोगों को खोखला कर रही है, वो आपके अंदर जाना तो दूर, आपको छू भी नहीं पाएगी, छू भी नहीं पाएगी। You'll be fearless! ना जीने का लालच, ना मरने का डर। जो करोगे यहां से करोगे। और फिर चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। क्योंकि उस दिन आप पर खुद उसका हाथ होगा। लेकिन मुझे ना इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं मिल रहा था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे वजह क्या है। और फिर फाइनली एक दिन वो वजह समझ आई। मैंने एक कहानी पढ़ी कहीं पर, और उस कहानी के जब मैं अंदर तक गया तो मेरे को समझ आया कि हाँ, ये वजह है। ये कहानी है 2 बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। Bangalore, the city of opportunities and dreams, where Indians from diverse backgrounds have written their own stories of success and change. With its newfound energy, Bangalore is making great strides in development and growing much faster than most developing cities of the world. And beneath the dust of this very progress lie stories of shattered dreams and lost childhoods. These are the children of Bangalore who have to pick rags to live a livelihood. Many of them are orphans and are often left to fetch for themselves. They live in unhygienic conditions and lack access to education and healthcare. It is in this backdrop that social workers from the Hindu Seva Pratishthan, a social service organization already rendering yeoman service in the slums and underprivileged areas, ventured into providing shelter to these unsheltered lives. ನಾನು ವಿಷಯ ಬೇಳವಾಗ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನನಗೊಂದು ವ್ಯತಿತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಐತಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. Hindu Seva Pratishthan had already been working in a number of areas such as empowering the differently abled children, running psychiatric ensured shelter for the rag picking and the underprivileged children.
Started 10 years back, the project today has 6 shelter homes. ಇವಾಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂತಹ ಪರಿಸರ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರ್ಬೋದು. ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬೆದ್ದಿ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋದು ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಸೋಕೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. Nele has indeed become a platform for such aspirations to come true. It has been the endeavor of the staff and the volunteers here to equip the children with all the skills and values to help them realize these aspirations. I lost my parents when I was 6 years old, so I came to the Nele. I am receiving a lot of love, care, affection. ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಭಜನೆ, ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. Many have even made a mark in these varied fields. ನಾನೀಗ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ BBA ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸು. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನೆಲೆದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ನೀನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಮುಗಿಸು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ BBA ಕೋರ್ಸು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವೇ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದು. ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಕಳರಿಪಯಟ್ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೋದು. As they do
आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप ही लोगों से आज यहां पर इसकी शुरुआत हो रही है। ये जो पहला सेशन है, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैसा लग रहा है टॉपिक? तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं इसके बारे में, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम इज जब हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब अपनी वर्थ जानते हैं जब हम। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज के हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने। यानी कि खुद की जो हमारी नज़र है खुद को देखने की, दैट इज सेल्फ एस्टीम। और कॉन्फिडेंस मीन्स कि मैं इस काम को कर सकता हूं। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप ये कर सकते हो, तो आप क्या कह रहे हो कॉन्फिडेंस से? हाँ मैं कर सकता हूं, आसान है, बशर्ते कि आपको वो आता है काम करना। कि भाई स्विमिंग कर सकते हो इस नदी के अंदर, बहाव तेज है, तो आप क्या कहोगे? आसान है, मारो छलांग। तो ये क्या है? इज इट कॉन्फिडेंस? दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो कि अभी आपने सक्सेस अचीव कर ली, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद में फिर कुछ हो गया, फिर जमीन पे आकर के गिर गए। ऐसे देखा है लोगों को? कुछ कर लिया, थोड़ा सा कुछ अचीव, तो एकदम ही हवा में आ गए कि भाई हमसे बड़ा फंटूस तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और जरा सा कुछ हो गया, उसके बाद में दुखी हो गए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे, मतलब ग्राफ ऐसा हो जो नीचे से धीरे से शुरू हो और ऊपर 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 जाता है, नीचे जाने की गुंजाइश ही ना हो। समझ? अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, मजा उसी में है ना? हाँ। और दूसरी तरफ से सेल्फ एस्टीम ऐसी हो जो अगेन अनशेकेबल हो। पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिन से सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के साथ में ठहरा हुआ था कि ऐसा कोई रास्ता है क्या, है क्या, है क्या। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई थियोरेटिकल हो, मतलब प्रैक्टिकल हो और खेल खेल में हो जाए। तो क्या निकल करके आया? खेल। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना है। मेक इट अ गेम, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। अब खेल में ऐसा क्या होता है? रूल्स होते हैं, नहीं होते हैं हर खेल के? अगर उन रूल्स को हम फॉलो करें तो, अगर हम सिर्फ जीतने के बारे में सोचें और रूल्स की धज्जियां उड़ा दें तो ऐसे बंदे का सेल्फ एस्टीम कैसा होगा? कॉन्फिडेंस हो सकता है? समझ लेना मतलब इन दोनों में फर्क अगर आया ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी है वो सारे रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगी या कोई घपलेबाज है उसकी ज्यादा होगी? आराम से सोच के बोलो। मतलब खुद की नजर में कौन ऊपर होगा? जो आदमी ईमानदार है, जो बेईमान है? ईमानदार है। ऐसे बढ़ती है सेल्फ एस्टीम। एग्जाम्पल दूं अगर मैं एक ऐसे बंदे का जिसको आप सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही, सेल्फ एस्टीम भी बहुत तगड़ी है। सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है? जो भी खेल आप खेल रहे हो उसके रूल्स को फॉलो करके। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गेम हारते हार जाए, इंडिया हारती हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है, तो उस बंदे की तरफ देखेगा, तो उसका रिएक्शन क्या है। समझ गए? सेल्फ एस्टीम बढ़ने से क्या होता है, उस बंदे की आप शक्ल देखोगे तो वहां पर एक ठहराव नजर आएगा, पीसफुल होगा वो बंदा। दैट इज सेल्फ एस्टीम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब आते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? किसी भी खेल में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कोई खेल है, आपको खेलना नहीं आता है और आपसे मैं पूछता हूं कि हाँ भाई खेल लोगे? आप बोलते हो हाँ खेल लूंगा, तो ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है। आप बोलते हो मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है खेलना लेकिन मैं सीख सकता हूं और फिर मैं खेल सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो जिस भी फील्ड में आप कुछ भी करने वाले हो उसके 3 पिलर्स हैं। अगर उसको हम बारीकी से समझ जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है? पैशन। व्हाट इज पैशन? पसंद है। क्या पसंद है? वो खेल हमको पसंद है या उस खेल का आउटकम पसंद है? खेल से हमको नफरत है। तो जिंदगी में जो भी आप खेल खेल रहे हो वो किस तरह के खेल खेल रहे हो? अपने आप से पूछो, मतलब मेरे को मत बताओ। आस्क योरसेल्फ। इफ यू आर प्लेइंग बिकॉज उस खेल का जो आउटकम है, जो भी आप काम कर रहे हो, उससे जो होने वाला है उसमें मजा आ जाएगा, लेकिन खेल मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मुझे पसंद नहीं है, तो दैट इज नॉट पैशन एट ऑल।
वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चाहिए, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, पागलों की तरह पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और उस काम के बाद जो होगा 4-5 साल बाद वो मजेदार है कुछ, वो चाहिए मुझे। इसके होने के बाद में जो कुर्सी मिलेगी, वो कुर्सी से मुझे प्यार है, काम से नफरत है। उस कुर्सी पे भी बैठ करके जो मुझे काम करना है उससे भी मुझे नफरत है। उस कुर्सी पे बैठ करके जो 50 साल तक काम करना है उससे भी मुझे नफरत है, उससे भी प्यार व्यार नहीं है। वहां से जो मिलेगा महीने के उससे प्यार है। ऐसे हम जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम खेल को समझ ही नहीं पाए। पैशन मतलब क्या, कोई भी खेल, ऐसा खेल जिसमें आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ मुझे खेल सीखना है। मान लो किसी वजह से, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आपको पूरे पैशन से करने से कौन रोक रहा है? इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप ऐसा भी कोई काम कर रहे हो जो आपके इंटरेस्ट का है, लेकिन उस काम में भी आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ रही है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने वो नहीं करी तो उस काम में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कि आपका इंटरेस्ट है बैटिंग में, आपको मैं तो सिर्फ बैटिंग ही करूंगा, फील्डिंग मेरे बस की नहीं है, कैच तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, बॉल आएगी तो मैं नहीं पकड़ने वाला, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, आई एम टू पैशनेट अबाउट माई बैटिंग। तो इस बंदे को क्या बोलेंगे, भाग यहां से, है कि नहीं? और दूसरी तरफ से बंदा ऑलराउंडर हो तो बढ़िया है। आ गई ना मेरी बात पकड़ में? कि अगर उसका फील्डिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको दोनों सीखनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आप बोल तो देते हो पैशन, बट पैशन की कभी हम डेप्थ में नहीं जाते। व्हाट इज पैशन? कि मेरे काम में पैशन है, ठीक है, आपके घर वालों ने बोला हाँ जाओ कर लो, जब करना शुरू किया तो पता लगा अबे ये क्या काम है, ये तो बॉडी की भी वॉट लग गई, माइंड की भी वॉट लगी हुई है, मन ही नहीं कर रहा कर देगा। फिर क्या करोगे? करना शुरू भी कर दिया, छोड़ दोगे, बैक टू पवेलियन, घर वालों के पास जाकर के बोलोगे नहीं जो आप कह रहे थे वही सही है, ये मेरे को पैशन पूशन के चक्करों में नहीं पड़ना है। तो पैशन की हम डेप्थ को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। व्हाट इज पैशन? पैशन मीन्स कि अगर एक बार आपने सोच लिया कि एक काम को करना है तो नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप चाहे कुछ भी हो, हैव टू कीप गोइंग ऑन। उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी पैशनेटली फेस कर रहे हो, मतलब खेल की तरह देख रहे हो, सीखते चले जा रहे हो। तो पैशन फॉर नॉट विनिंग, दैट इज नॉट पैशन। पैशन फॉर प्लेइंग, एग्जैक्टली। देखना है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, कहां तक जा सकती हूं, जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, खुद को डिस्कवर करना है। अगर ये आपका पैशन है तो ऐसे बंदे का कॉन्फिडेंस कैसा होगा, ऐसे बंदे की सेल्फ एस्टीम कैसी होगी कि इस खेल को मास्टर करते चले जाना है। मतलब लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको मास्टर कर लेना है। लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ना, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, ये सबको मास्टर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो आप कह सकते हो कि वो बंदा पैशनेट है। पैशनेट फॉर व्हाट? पैशनेट फॉर लाइफ। पहला है पैशन, दूसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको समझते हैं कि एक बंदे ने सोच लिया कि मेरे को जीतना है तो वो जीत गया, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस ना। बढ़िया से बढ़िया अगर बैट्समैन भी हो, उसको एक घटिया से घटिया बॉलर भी आउट कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो बैट्समैन ये नहीं कह सकता, ही कांट बी कॉन्फिडेंट दैट आई विल नेवर गेट आउट। तो कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे? कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो कमाल की है, तो आई मे विन और लूज इन द शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म मेरे को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि मैं एक अच्छा प्लेयर हूं। इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे? या उसको जिसकी प्रैक्टिस में दम नहीं है, उस बंदे में दम नहीं है, लेकिन आ करके चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दुनिया को बोल रहा है देखो मैं ये कर सकता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस। इज प्रैक्टिस इनफ और प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस? व्हाट इज राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड व्हाट इज रॉन्ग प्रैक्टिस? जिस फील्ड में भी आप हो उसमें आप उनसे सीख रहे हो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं उससे सीख रहा हूं जिसको एबीसीडी भी नहीं पता उस गेम की, अब वो चाहे अच्छा बोल रहा है चाहे बुरा बोल रहा है, भाड़ में जा। आई बात पकड़ में? ये ज्यादा हो रहा है, डीप हो रहा है? फॉलो कर पा रहे हो मेरे को या ज्यादा तेज जा रहा हूं मैं? थोड़ा धीरे जाऊं? पकड़ पा रहे हो ना? हाँ, इसको लाइफ से रिलेट करना, सिर्फ गेम तक मत रहना। मतलब कि लोग आकर के आपको एडवाइस देते हैं कि तू कर सकता है, नहीं कर सकती, उनको एबीसीडी भी नहीं पता उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप जा रहे हो, और आप चलना बंद कर देते हो, तो आप बेवकूफ नहीं हो। एक बेवकूफ और समझदार इंसान में क्या फर्क है कि वो एडवाइस लेगा किससे? जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। फॉलो करेगा किसको? जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है।
कि भाई मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, सिखाओ मुझे। आपको पता है, आपने वो किया हुआ है जो मैं करना चाहता हूं, टीच मी हाउ टू डू इट, एक्सप्लेन इट टू मी। दिस इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। आई बात समझ में? हाँ। अब किसकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में है, किसकी नहीं है? वो बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी उस खेल के एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, या तो उनको ऑब्जर्व करके। अब इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको उनके पर्सनल कांटेक्ट में होना है, यानी अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आप मेसी को देख करके भी सीख सकते हो। फिर जब आप एक लेवल पे आ गए, जब आपको बेसिक समझ आ गए उस पर्टिकुलर फील्ड के, अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो शुरू में तो साइंस की बेसिक नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी, फंडामेंटल्स तो सीखने पड़ेंगे। फिर उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो आज से पहले किसी ने ना किया हो। बट रूल्स को ब्रेक करने के लिए भी पहले हमको रूल्स को समझना पड़ेगा। ये सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी क्वालिटी है। आप YouTube पे जाओगे, जाकर के सर्च करो हाउ टू गेट रिच, कम से कम 50 लाख वीडियोस आएंगी, और उसमें बंदों को देखोगे वो आकर के बात कर रहे हैं कि अमीर कैसे होना है, और उनको देख करके आपको समझ आ जाएगा इस बंदी की जेब में 10 रुपए भी नहीं है, मतलब 100 रुपए छोड़ो 10 रुपए भी नहीं है, और वो आपको सिखा रहा है कि अमीर कैसे होना है। और आप देख देख करके सोच रहे हो हाँ मैं अमीर हो जाऊं, मुझे समझ आ गया है। क्या खाक समझ आया है? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम बुक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम पीपल, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ बुक्स एंड फ्रॉम राइट काइंड ऑफ पीपल। ओनली दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। कहीं से भी कुछ भी अंदर फीड कर रहे हो और सोच रहे हो उसके बेस पे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो बंदा सक्सेसफुल है ना किसी भी फील्ड में, वो कुछ नहीं भी बोलेगा, कुछ नहीं भी करेगा, उसको सिर्फ देख करके उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मतलब जिसको एक्टिंग नहीं आती है वो आपको 10 साल तक बैठ करके एक्टिंग सिखाता रहे, आएगी खराब एक्टिंग आ जाएगी, और आपको लगेगा भी कि हाँ मैं पता नहीं क्या बन गया हूं, मैं तो सर से भी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूं। अबे सर को खुद को ही नहीं आती, तू क्या कर रहा है अंकल? जैसे आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहां पे जाकर के वो बोलेंगे क्या है ये, मैंने अपने सर से सीखा है। दूसरी तरफ से 10 साल छोड़ो, अगर 10 दिन तक भी आप बैठ करके बारीकी से ऑब्जर्व करते रहे जो वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर्स हैं उनको, चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड, ध्यान से देखा हो क्या कर रहे हैं, तो आप इतना सीख सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। आपको उनसे पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है, जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीख सकता है। जैसे बिजनेस में किसी को आगे बढ़ना है तो वो लोग जो बिजनेस में कुछ कर चुके हैं उनके एक एक वर्ड से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उनके एक्शन से देख सकते हो वो जो बोलते हैं उसके पीछे क्या होता है, कैसे वो देखते हैं, कैसे उनकी नजर औरों से बिल्कुल अलग होती है। तो आपको वहां पे बहुत कुछ नजर आ सकता है। और दूसरी तरफ से जिनका बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो आपको कुछ भी आकर के बोल रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बकवास है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। पैशन, प्रैक्टिस in the right direction based upon knowledge and information from the right source and absolutely passionate about learning, practice करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो उस फील्ड में। अब जरूरी तो नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आपके हाथ पे नहीं है ना। एक्टिंग सीखना आपके हाथ में है, एक अच्छा एक्टर बनना आपके हाथ में है। आपको मूवी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपके हाथ में थोड़ी है, डायरेक्टर के हाथ में है। तो वहां पर क्या चाहिए? पेशेंस एंड परसिस्टेंस, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। You're not going in a wrong direction. जैसे मंजिल तक आप पहुंचो या ना पहुंचो, आपको यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही जा रहा हूं। इनफैक्ट अगर आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल भी गई, उसके बाद भी इन 3 पिलर्स को ध्यान में रखना है मरते दम तक। कितनी देर लगती है सक्सेस को फेलियर बनने में? कितनी देर? आप मानो आपने बहुत पैशनेट हो आप क्रिकेट को लेकर के, मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आप सब आराम से रिलेट कर पाओगे। बहुत आपने प्रैक्टिस करी, आपको रिजल्ट मिल गया, आप इंडियन टीम में पहुंच गए। उस टीम से बाहर निकलने में कितनी देर लगेगी जी? मानो आपको 1 मौका मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, उसके बाद में आपको बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर आप इस गेम को समझ गए हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं जिंदगी का खेल। खेल को समझ गए तो आप क्या कहोगे? क्या मेरी प्रैक्टिस ठीक है? क्या जिस तरह से मैं खेल रहा हूं वो ठीक है? क्या मेरे में दम है तो मुझे इसकी परवाह करनी ही नहीं है कि मैं इंडियन टीम में हूं या नहीं हूं, मुझे सही खेलते रहना है। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस। दिस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, दिस इज एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव वर्ड। परसिस्टेंस को, पेशेंस को हम नेगेटिव समझते हैं ना जी। दिस मेक्स यू स्ट्रॉन्गर।
तो अगर सब कुछ मिल करके आपसे छीन भी लिया गया, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस खेल को आप समझ गए हो तो, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम तगड़ी है। भाई मेरे खेल में तो दम है, कब तक नहीं मेरे को मौका देंगे, कब तक मेरे को रोकेंगे आगे जाने से। जैसे आसमान में अगर सूरज है तो उसको कितनी देर तक बादल रोक सकते हैं, उसकी चमक को कितनी देर तक रोका जा सकता है, कुछ देर तक। लेकिन अगर चमक होगी तो पूरी दुनिया को दिखेगी, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है।